नमस्कार आप सभी के लिए। आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं व्हाई द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मैटर्स। आपको मालूम होगा कई बड़े वेस्ट के पश्चिमी देशों में हमारा जो डिजिटल में या किसी भी सोशल साइट पर हम जो डेटा देते हैं उनके प्रोटेक्शंस के लिए वहाँ की सरकारों ने कुछ न कुछ रूल बना रखे हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई रूल अभी एग्जिस्ट नहीं करता, या जो छोटे मोटे अलग अलग रूल एग्जिस्ट भी करते हैं वो इतने काबिल नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि वो प्रोटेक्शन कर पाए किसी भी यूज़र का जिसने इंटरनेट के माध्यम से अपनी जानकारी किसी को दी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो शॉपिंग की साइट्स हों या कहीं पर भी। तो उसी के बारे में ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मैटर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। साथ ही साथ आप सपोर्ट करना चाहें तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेंडेमिक हैज फोर्स्ड मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिजिटल इकोनॉमी। मोर पीपल हैव टेकन टू डिजिटल चैनल टू फुलफिल वैरायटी ऑफ नीड लाइक परचेसिंग ग्रोसरी एंड एक्सेसिंग हेल्थ सर्विस। तो पेंडेमिक से पहले तो कुछ था ही, लेकिन पेंडेमिक ने क्या किया है, लोगों के लिए एक बाध्य कर दिया है कि लोग अलग अलग चीज़ों के लिए जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनके लिए डिजिटल माध्यमों की तरफ मुड़े, और लोग मुड़े भी और वो अपनी सेवाएं ले रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द नंबर ऑफ पर्सनल डेटा ब्रीच फ्रॉम मेजर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हैज इंक्रीज्ड बरिंग इन द सेम पीरियड। तो उसी समय उन्हीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुए या जो सर्विस देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुए, उनका क्या हो रहा है, डेटा हैक होता जा रहा है। उससे एक बड़ी प्रॉब्लम जनरेट या खड़ी हो गई है कि जितने भी यूज़र हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो सब के सब क्या हो गई हैं, ब्रीच हो गई हैं या हैक हो गई हैं। The recent alleged data breach at MobiKwik could stand to India's biggest breach with the data of 9.9 करोड़ यूजर at risk। तो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि MobiKwik का जो यूजर्स थे लगभग 9.9 करोड़ यूजर, उनका क्या हुआ है, डेटा हैक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा हैक है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन, रोबस्ट मतलब होता है एक मजबूत, data protection regime are necessary to prevent such event and protect users interest। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक बिल होना चाहिए या एक ऐसी शासन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम इन यूजर का डेटा प्रोटेक्ट कर सकें और यूजर के हितों की रक्षा कर सकें। Unfortunately, the existing data protection regime in India does not meet this standard। लेकिन दुर्भाग्यवश जो वर्तमान में हमारे डेटा प्रोटेक्शन लॉ हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि वो इन चीज़ों को फुलफिल कर पाए। However, the Personal Data Protection Bill 2019, now under scrutiny by the Joint Parliamentary Committee, could play a big role in providing the robust protection to users and their personal data। तो यहाँ पर 2019 में एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास किया गया था, मतलब लाया गया था। तो वो अभी स्क्रूटनी के हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर स्क्रूटनी के अंदर है। हो सकता है वो एक बहुत अहम रोल अदा करे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस आर्टिकल सीक्स टू आंसर द फंडामेंटल क्वेश्चन हाउ कैन द बिल प्रोटेक्ट यूजर इंटरेस्ट इन डिजिटल इकोनॉमी। तो ये आर्टिकल इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है, कुछ क्वेश्चन रेस करेगा, आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे हम लोग कि आखिरकार ये कितना हमें जरूरी है डेटा प्रोटेक्शन बिल, और वो कहाँ कहाँ तक किन किन चीज़ों तक वो होना चाहिए। नो इफेक्टिव प्रोटेक्शंस, हाउ डिफरेंट एंटिटीज कलेक्ट प्रोसेस यूजर पर्सनल डेटा इन इंडिया इज मेनली governed by the Information Technology Act 2000 and various other sectoral regulations। तो यहाँ पर जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जितने भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, या जितनी भी शॉपिंग साइट हैं जो यूजर्स का डेटा लेती हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन उनके लिए बाध्य करता है भारत में, वो है टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और छोटे छोटे कुछ अलग थलग छोटे छोटे नियम जो उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन निर्धारित करते हैं। However, this data protection regime fell short of providing effective protections to user and their personal data। लेकिन
इतने सक्षम नहीं है कि ये प्रोटेक्ट कर पाए अपने भारत के जो यूजर्स हैं उनका डेटा। फॉर इंस्टेंस, एंटिटी कुड ओवरराइड द प्रोटेक्शन in the regime by taking users consent to proceeding personal data under the broad term and condition। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है कि भाई जो कंपनीज हैं वो क्या यूजर की सहमति लेकर, कंसेंट जो आपने कई बार अलाउ कर दिया होगा कई चीज़ों में, या टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो उसको आप टिक करने के बाद फिर कंपनियों को ये अधिकार मिल जाता है कि वो यूजर्स का डेटा कैसे भी यूज कर सकती हैं और कितने ही बड़े लेवल पर व्यापक तौर पर उसका यूज कर सकती हैं, वो चाहे तो बेच भी सकती हैं। दिस इज द प्रॉब्लमेटिक गिवन दैट यूजर माइट नॉट अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन और इम्प्लीकेशंस ऑफ गिविंग कंसेंट। तो ये एक समस्यास्पद स्थिति है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस यूजर से आप टर्म एंड कंडीशन की टिक लगवा रहे हो उसको यही ना मालूम हो कि टर्म एंड कंडीशन है क्या। फर्दर, द फ्रेमवर्क एम्फेसिस डेटा सिक्योरिटी बट डू नॉट प्लेस एनफ एम्फेसिस ऑन डेटा प्राइवेसी। तो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी की तो बात करता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन वो डेटा प्राइवेसी की बात नहीं करता। सिक्योरिटी अलग है, प्राइवेसी अलग है। सिक्योरिटी ये भी हो सकती है कि भाई कंपनीज है वो अपने सर्वर पर ही सिक्योर रखेंगी, लेकिन प्राइवेसी में अलग ये बात हो जाती है कि वो कंपनी भी आपके डेटा को नहीं देख सकती, ये प्राइवेसी का मसला हो जाता है। तो वो भी चीज़ें मेंशन नहीं है। इन एसेंस, while the entity must employ technical measures to protect personal data, they have bigger obligations to respect user preferences, how personal data can be processed। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं जो टेक्निकल उनको उपाय खोजने चाहिए प्रोटेक्ट करने के किसी भी पर्सनल डेटा को, वो लेकिन ये तो प्रोटेक्ट करती हैं जहाँ तक हो सकता है वो प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन वो साथ ही साथ यूज़र के जो हैं वो यूज़र की जो प्रेफरेंस है उनको उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, और कैसे यूज़र चाहता है कि उनका डेटा कैसे प्रोसेस्ड हो इस चीज़ को भी फुलफिल नहीं करती हैं। एज अ रिजल्ट, एंटिटी कुड यूज डेटा for purpose different to those that the user consented to। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी फिर क्या कर सकती है कि उसका जो जिस चीज़ के लिए यूजर ने कंसेंट दी थी या उस चीज़ को लेकर एक अलग भी जगह पर उस डेटा का यूज़ कर लेती हैं कंपनीज। द डेटा प्रोटेक्शन प्रोविजन अंडर द IT एक्ट ऑल्सो डू नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट एजेंसी। तो यहाँ पर जो सन 2000 का जो IT एक्ट है वो गवर्नमेंट एजेंसीज पर अप्लाई नहीं होता। दिस क्रिएट लार्ज वैक्यूम फॉर डेटा प्रोटेक्शन व्हेन गवर्नमेंट आर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा। तो यहाँ पर ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि जब गवर्नमेंट पर अप्लाई नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लार्ज अमाउंट में डेटा गैदर कर रही है अपने ही सिटीजन्स का। फाइनली द रीजन सीम्स टू हैव बिकम एंटिक्वेटेड एंड इनएडेक्वेटेड in addressing the risk emerging from the new development in data processing technology। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मतलब जो रिजिम है, जो हमारा शासन है, वो असहाय या इस अक्षम टाइप का समझ में आता है कि वो इस चीज़ को समझ पाए कि जो डेटा डेवलपमेंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हो रही है उन चीज़ को समझने में क्या है, अक्षम दिखाई देता है। द नीड फॉर मोर रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन came to fore in 2017 post the Supreme Court landmark judgment in Justice K.S. Puttaswamy Union of India that established the right to privacy as a fundamental right। तो यहाँ पर उसके बाद तो यहाँ पर एक आवश्यकता है कि हमारे लिए एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन आए। और कब आए? जब 2017 का जो डिसीजन हुआ था के.एस. पुट्टुस्वामी और जो हमारा भारत मतलब केंद्र सरकार, इनके बिटवीन जो निर्णय हुआ उसमें ये बताया गया था कि जो हमारा प्राइवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो सीधी सी बात है कि उसके बाद जो एक निर्णय लिया गया कि जब हमारा फंडामेंटल राइट सिद्ध हो गया, प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट, तो हमें और अच्छे डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाने चाहिए जिसमें गवर्नमेंट भी अंडर में आ जाए। इन द जजमेंट the court called for data protection law that can effectively protect user privacy over their personal data। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई आप इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करो यूजर्स के डेटा को, जो पर्सनल डेटा है उसको भी,
or consequently the Ministry of Electronic Information Technology formed committee of experts under the chairmanship of Justice retired B.N. Sri Krishna to suggest draft data protection law। और तुरंत ही जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री थी उसने B.N. श्री कृष्णा जो पूर्व जज रहे हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करें इस चीज का। द विल इन इट्स करंट फॉर्म इन द revised version of draft legislative document proposed by the committee। तो यहाँ पर जो बिल है इन इट्स जो करंट फॉर्म में है वो फिर से क्या हो गया, कमेटी को भेज दिया गया है कि भाई फिर से जो कुछ प्लस माइनस हो या जो और जो सलाह सुझाव आए होंगे उसको ऐड करके फिर फाइनल इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए। द अपकमिंग रिजिम, द proposed regime under the bill seeks to be different from existing regime in some प्रोमिनेंट वे। तो यहाँ पर जो प्रपोज्ड रेजिम है, प्रपोज्ड मतलब जिसको लग रहा है कि नया बिल आएगा तो वो किस टाइप का होगा, और जो वर्तमान रेजिम है वो कुछ मायनों में डिफरेंट है। फर्स्ट द बिल सीक्स टू अप्लाई द डेटा प्रोटेक्शन रेजिम टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटी अक्रॉस द सेक्टर। सबसे पहला तो ये है कि ये होना चाहिए कि भाई दोनों पर ही अप्लाई हो। सेकंड मतलब गवर्नमेंट पर भी, साथ ही साथ प्राइवेट एंटिटी पर भी, जो भी डेटा ले रहा हो उन सभी पर। सेकंड द बिल सीक्स टू एम्फेसाइज ऑन डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। दूसरा ये है कि बिल दोनों चीजों पर जोर दे, चाहे डेटा सिक्योरिटी की बात हो चाहे डेटा प्राइवेसी की बात हो। while entity will have to maintain security safeguard to protect personal data, they will also have to fulfill set of data protection obligation and transparency under the accountability measure that govern how entity can process personal data to uphold user privacy and interest। साथ ही साथ ये भी करें जो भी प्राइवेट या पब्लिक एजेंसीज जो डेटा ले रही हैं वो इस चीज का भी निर्धारण करें कि वो जिस यूजर का डेटा ले रही हैं उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों हितों का ध्यान तो रखेंगी, साथ ही साथ वो कहाँ कहाँ इस डेटा का कैसे कैसे यूज करेंगी ये भी उस यूजर को बताएं। थर्ड द बिल सीक्स टू गिव यूजर टू सेट राइट ओवर देयर पर्सनल डेटा एंड मीन्स टू एक्सरसाइज दोज राइट। तो यहाँ पर तीसरा ये है कि बिल जो यूजर्स को है वो अपने डेटा के ऊपर अधिकार दे, मतलब जब भी यूजर चाहे उस डेटा को उस कंपनी से छीन सकता है और जब भी यूजर चाहे उस कंपनी को दे सकता है अपना डेटा, मतलब ये पूरा का पूरा यूजर के हाथ में हो। फॉर इंस्टेंस a user will be able to obtain information about the different kind of personal data that an entity has about them and how the entity is processed the data। तो सीधी सी बात है कि भाई उस कंपनी ने उस डेटा को किस लेवल तक स्टोर किया है और कहाँ कहाँ वो यूज कर रही है, ये सब जानकारी यूजर को होनी चाहिए। The fourth, the bill seeks to create independent and powerful regulator known as the Data Protection Authority। तीसरा है बिल जो बिल है उसमें एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन के लिए हो। द DPA will monitor and regulate data protective activity to ensure their compliance with regime। और वो इस सब चीज़ों का निर्धारण करे कि पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। More importantly, the DPA will give users channels to seek redress when entity do not comply with their obligation under the regime। तो यहाँ पर एक चैनल दें या एक सीधी सी बात है शिकायतों को कंप्लीट सही करने का एक चैनल दें, सपोर्ट सिस्टम दें, जिससे अगर किसी भी पर्टिकुलर यूजर के पास ये खबर मिलती है कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी या पब्लिक एंटिटी उस चीज को फुलफिल नहीं कर रही है तो वो वहां पर शिकायत कर सके। द विल सीक्स टू ब्रिंग मैसिव एंड मीनिंगफुल चेंज टू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया थ्रू दिस रिजिम। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो बिल अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा और एक मीनिंगफुल चेंज लाएगा, मतलब जो लोगों के हितों के लिए होगा, लोगों के द्वारा निर्धारण होगा। However, the reality could be different, और हो सकता है रियलिटी डिफरेंट हो जाए। Several provision in this will create cause for concern about the regime effectiveness। हो सकता है कई ऐसे प्रोविजन हो जो मतलब अगर उनको लागू कर दिया जाए तो जो इफेक्टिवनेस है regime की वो प्रभावित हो जाए। These provision could contradict the objective of bill by giving wide
exception to government agency and diluting user protection safeguard। और यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं, अगर उसमें ये कहा गया कि भाई गवर्नमेंट को इससे फ्री करते हैं, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। और इस कॉन्ट्राडिक्शन में जो यूजर्स है उनकी एक प्राइवेसी का हनन होगा, या उनको जिस मायने में हम वो बिल ला रहे थे वो मायना फुलफिल नहीं हो पाएगा। फॉर इंस्टेंस द अंडर क्लॉज 35 द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सटेम्प्ट एनी गवर्नमेंट एजेंसी फ्रॉम कंप्लाइंग विद द बिल। तो यहाँ पर क्लॉज 35 जो है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी अगर वो चाहे तो ये कर सकती है कि अगर कोई एजेंसी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि एनआईओ को इस बिल से हम फ्री करते हैं या एक्सटेम्प्ट करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर सकती है। गवर्नमेंट एजेंसी विल देन बी एबल टू प्रोसेस पर्सनल डेटा विदाउट फॉलोइंग द सेफगार्ड अंडर द बिल। तो फिर उसके बाद वो जो पर्टिकुलर एजेंसी होगी वो आपके डेटा को ले भी सकती है और जहां यूज करना चाहे वो कर सकती है। दिस कुड क्रिएट शेवियर प्राइवेसी रिस्क फॉर यूजर। तो यहाँ पर इनका यही मतलब है कि ये क्रिएट कर सकता है बहुत ही बड़ी प्राइवेसी रिस्क किसी भी यूजर के लिए। सिमिलरली यूजर कुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू एनफोर्स वेरियस यूजर प्रोटेक्शन सेफगार्ड इन द बिल। और जो मतलब डिफिकल्टी फिर क्या होगा, यूजर के एंड से भी डिफिकल्टी फेस होगी कि भाई उसके जो लेजिस्लेशन है, जो बिल के राइट ऑफ रेमेडीज या इस टाइप के, तो उन चीज़ों को फुलफिल करने में यूजर के लिए भी दिक्कत होगी। फॉर इंस्टेंस द विल थ्रेटन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यूजर वो विड्रॉल देयर कंसेंट फॉर द डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर हो सकता है कि विल थ्रेट कर दे कि भाई जैसे पहले आपने सहमति दे दी, फिर आप अगर असहमत होते हो तो फिर आपको लीगल प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। द प्रैक्टिस दिस कुड डिस्करेज यूजर फ्रॉम विड्रॉइंग कंसेंट फॉर प्रोसेसिंग एक्टिविटी दे वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ। तो यहाँ पर अगर मान लो बाद में यूजर चाहता है कि भाई उसे अब समझ में नहीं आ रहा है, उसने पहले कंसेंट दे दी थी, तो फिर वहाँ पर यूजर बड़ी परेशानी फील करेगा कि कौन अदालतों के चक्कर लगाए, दे दो और से जो करना होगा कर लेगा अपने डेटा से। तो ये एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। द वे फॉरवर्ड द टाइम इज राइट फॉर इंडिया टू हैव रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन रेजिम। तो यहाँ पर टाइम आ चुका है, राइट मतलब परिपक्व टाइम आ चुका है किस चीज का, कि हम डेटा प्रोटेक्शन रेजिम को लाएं, एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन। द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दैट स्क्रूटनाइज द बिल हैज प्रपोज्ड 86 अमेंडमेंट एंड 1 न्यू क्लॉज टू द बिल although the exact change are not in the public domain। तो यहाँ पर जो मतलब स्क्रूटनी या जो कमेटी बनाई गई थी उसने 86 तो अमेंडमेंट का सुझाव दिया है, साथ ही साथ एक नए क्लॉज की भी एंट्री करवाने के लिए कहा है। अब जो पब्लिक डोमेन में है वो एग्जैक्ट वो वाला क्लॉज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। द कमेटी इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स फाइनल रिपोर्ट इन द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन 2021। और जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट मानसून सेशन में पार्लियामेंट को सौंप सकती है। टेकिंग दिस टाइम टू मेक सम चेंजेस इन बिल टारगेटेड टुवर्ड एड्रेसिंग द वेरियस कंसर्न इन इट could make stronger and more effective data protection regime। तो यहाँ पर जो भी इश्यूज आ रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों को कंसीडर कर लिया जाता है तो हमें निहायत ही एक बहुत अच्छा डेटा प्रोटेक्शन रेजिम मिलेगा या बिल मिलेगा, जिसके तहत यूजर अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और प्राइवेट भी कर सकता है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन एंड टाटा बाय बाय।